तो हम बात कर रहे थे टेस्ट सीरीज़ की, टेस्ट सीरीज़ मतलब मॉक टेस्ट सीरीज़ बायजूस की एग्जाम प्रेप टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे थे, जहाँ पे हम बात कर रहे थे सेक्शनल टेस्ट नंबर 2 की, किसकी, इकोनॉमी की सेक्शनल टेस्ट नंबर 2 की बात कर रहे थे। सेक्शनल टेस्ट नंबर 2 है ना, सेक्शनल टेस्ट ऑफ इकोनॉमी नंबर 2 की बात कर रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 में बात कर ली किसकी, 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन की इन पार्ट 2। ओके, सो 51 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, विथ रेफरेंस टू द फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट की। देखो भाई, ये दो तरह के लोग होंगे, एक जो कि फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट कहाँ से पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे या फिर किसी मैगजीन से पढ़ेंगे या फिर किसी टीचर के नोट से पढ़ेंगे। एक आदमी से क्वेश्चन बनाएगा, वो पढ़ेगा, कुछ एग्जाम में याद आया कि नहीं आया कोई गारंटी नहीं। अगर कोई क्वेश्चन बनाया है तो जो गारंटी है कि हाँ क्वेश्चन में दो ऑप्शन में से कुछ इस प्रकार से, बिकॉज दो इंपॉर्टेंट 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही होते हैं किसी भी एक टॉपिक के, ठीक है ना, जो कि न्यूज़ में था उसके। तो यहाँ पे भी जो करंट फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, इसके भी 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हैं, ठीक है। उसको हम देख लेते हैं, एमसीक्यू करके दिमाग में लगा लेते हैं, बार बार कम समय लगेगा और एग्जाम में और दिमाग में ज़्यादा दिन तक भी टिकेगा और एग्जाम में काम भी आएगा। तो वो काम आना है अपने को, पढ़ के कुछ काम नहीं है भाई। यूपीएससी में खास करके स्मार्ट स्ट्रेटेजी काम आती है ना, हार्ड वर्क का कोई जमाना ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, दी मनी सेव्ड इन FCNR अकाउंट विल बी नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। इसीलिए तो हमारे पास FCNR इंट्रोड्यूस किया गया, बिकॉज ये एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से अफेक्ट नहीं होते। तो कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने का कोई तो कारण होगा। तो यहाँ पे कारण क्या था, बिकॉज दिस आर नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन and the repatriable FCNR, that is the foreign currency non-resident account deposits, are classified as external liabilities and excluded from the domestic monetary aggregates। बिल्कुल सही बात है, जो डोमेस्टिक मॉनेटरी एग्रीगेट्स है इसके अंदर ये कैलकुलेट नहीं किए जाते, है ना, और बिल्कुल सही बात है, नहीं तो बोल रहा है ये, बिकॉज ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ किसी और आदमी के, यहाँ पे हमारे देश के अंदर क्या है, ये एक लाइबिलिटी है, तो ये मॉनेटरी एग्रीगेट के अंदर नहीं आता। हमारे देश की जो पैसा है उसके अंदर ये नहीं आता। करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 52 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल की बात करनी है, लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल की। द मॉडल इन्वॉल्व्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वेयर प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट द पोर्ट टर्मिनल। पोर्ट मतलब हमारे पास बंदरगाह की बात हो रही है, जहाँ पे जहाज जाते हैं, ओके, वेयर प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट पोर्ट टर्मिनल्स वाइल गवर्नमेंट रिटेन ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है, जो पोर्ट को जो अपने पास ऑपरेट करेगा, बिकॉज ऑपरेट में हमारे पास आपको पता है, बच्चे को पता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत एफिशिएंटली काम करती है ऑपरेट करने में। तो ऑपरेट कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा, बट पैसा तो इतना सारा प्राइवेट सेक्टर देगी नहीं। तो इसके जो ओनरशिप होगा वो किसके पास होगा भाई, ओनरशिप जो होगा वो हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर के पास होगा, है ना। तो पहला सही है भाई, लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के लिए। The primary aim of the model is to improve efficiency and attract private investment in port development। बिल्कुल सही बात है, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगा और हम क्या कर पाएंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या कर पाएंगे, यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बिकेम द फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया टू फुल्ली अडॉप्ट द लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल इन 2022। बिल्कुल सही बात है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मतलब जो मुंबई का जो पोर्ट है उसने सबसे पहली बार ये लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल को अपनाया था इंडिया के अंदर। तो हमसे करेक्ट क्या पूछा है, नहीं इनकरेक्ट पूछा है भाई, तो यहाँ पे कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, तो हमारे पास इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है भाई, तो आंसर हो जाएगा डी, नन। क्वेश्चन 53 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉटन। हमको बात किसकी करनी है भाई, कॉटन की बात करनी है, 2022-23 कॉटन की बात करनी है। द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन इंडिया इंक्रीज इन 2022-23 एज कम्पेयर टू 2021-22। देखो भाई, एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, है ना, सेक्शनल टेस्ट नंबर 2 में। तो एग्रीकल्चर से यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो बढ़ा है क्या, है ना, 2022-23 में एज कम्पेयर टू 2021-22। बिल्कुल बढ़ा है भाई, इसीलिए तो न्यूज़ में था और इसीलिए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में ही आता है। तो जो भी चीज़ इकोनॉमी में हमें ध्यान रखना, जब भी करंट अफेयर पढ़ रहा है, तो कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन कम हो रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड आ रहा है अगर न्यूज़ में, तो वो हमको दिमाग में रखना है, बिकॉज उससे MCQ बन सकता है। द स्टेट ऑफ कर्नाटका हैज़ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन इंडिया। लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर कौन है भाई, कर्नाटका है क्या, नो, इट इज़ गुजरात। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एक्रेज अंडर कॉटन कल्टिवेशन इन दी वर्ल्ड इन 2022-23। बिल्कुल सही बात है, जितना सबसे ज़्यादा जो एरिया कॉटन कल्टिवेशन में इंडिया के अंदर था, बिल्कुल सही बात है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन इन दी वर्ल्ड आफ्टर चाइना, नो, जो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो ब्राज़ील है भाई। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट इज USA, सेकेंड इज ब्राज़ील। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा यार,
करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओनली टू आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 54 है, कंसिडर द फॉलोइंग इम्पैक्ट, हाउ मेनी ऑफ द इम्पैक्ट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट इफ अ कंट्री डिसबैंड द डोमेस्टिक करेंसी एंड शिफ्ट टू द यूएस डॉलर एज एन ऑफिशियल करेंसी। अगर किसी कंट्री ने क्या किया, जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको हटा के यूएस डॉलर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ये हमसे पूछा गया है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मदद होगा क्या, उसको छोड़ते हैं। स्टेबिलिटी अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक, ऐसे तो नहीं है अभी, बिकॉज यूएस जो दुनिया की जो करेंसी जो दुनिया अपनाती है मैक्सिमम क्या डॉलर है, तो जो एक्सटर्नल शॉक से रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज बहुत आसानी से ऊपर उसका शॉक जो है हमारे ऊपर दिख जाएगा। सो रेजिस्टेंस बोल रहा है, स्टेबिलिटी अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक की गलत है भाई। इंक्रीज इन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, भाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगा ही नहीं, बिकॉज आप समझो यूएस डॉलर, बिकॉज दुनिया जो करेंसी एक्सेप्ट करती है वो यूएस डॉलर है ना, तो ट्रांजेक्शन का कोई कॉस्ट नहीं। जैसे इंडिया के अंदर हमारे पास रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना है, डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करना है, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है, उसको देना पड़ता है। अगर हमने शिफ्ट कर लिया यूएस डॉलर में तो नहीं देना पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगे भाई, बिकॉज यूएस डॉलर सबके पास है, बिकॉज कोई भी आदमी है ना, अगर रुपी को लिया, रुपी डिप्रीशिएट हो गया, अप्रीशिएट हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए वो आदमी इन्वेस्ट करने से डरता है। बट हमारे पास यहाँ पे नहीं, अप्रीशिएट होने से अच्छा है, डिप्रीशिएट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए इन्वेस्ट करने से डरता है। बट यूएस डॉलर का तो बोला है, दुनिया पता है कि भाई यूएस डॉलर बहुत ज़्यादा स्टेबल करेंसी है, यहाँ पे जो भी हुआ दुनिया में सब बराबर इफेक्ट आएगा, तो उसको इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा यार, ठीक है। और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की बात करें तो बिल्कुल सही बात है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो सकता है, बिकॉज आप समझना, हमारे पास सपोज करो हमने यूएस अडॉप्ट कर लिया, हमारे पास रुपी होने से क्या दिक्कत होता है, रुपी होने से अगर हमारे पास ज़्यादा मनी सप्लाई होगा तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होता था। बट अगर यूएस अपना लिया, यूएस डॉलर अपने अपना लिया, तो यहाँ पे जो एक्सेसिव मनी सप्लाई का जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा भाई, बिकॉज यूएस डॉलर तो यूएस छाप रही है। सो एक्सेसिव मनी सप्लाई का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद हो सकती है। सो 54 का आंसर हो जाएगा बी, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इम्पैक्ट ऑफ दी शिफ्ट इन दी यूएस डॉलर। हमारे पास डोमेस्टिक करेंसी से अगर शिफ्ट करेंगे तो दो ही करेक्ट इम्पैक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 55 है, विद रेफरेंस टू द कन्वेंशन ऑफ केमिकल वेपन, हमको बात करें केमिकल वेपन कन्वेंशन की। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है उसके बारे में हमसे क्या पूछा गया है, इनकैट पूछा गया है। केमिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में हमसे इनकैट पूछा गया है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर स्टेट टू डिस्ट्रॉय एनी स्टॉक पाइल ऑफ केमिकल वेपन अपॉन ज्वाइनिंग द केमिकल वेपन कन्वेंशन। बिल्कुल सही बात है, स्टेट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा कोई भी केमिकल वेपन का स्टॉक पाइल अगर उसने साइन किया केमिकल वेपन कन्वेंशन। देखिए इंडिया ने साइन किया था कब, 1994 में, ठीक है ना भाई। सो उसको जितने भी केमिकल वेपन है उसको हटाने पड़ेंगे, उसको कभी भी जमा किया है तो उसको नष्ट करना पड़ेगा। व्हाइट फॉस्फोरस इज अ बैंड केमिकल वेपन अंडर द केमिकल वेपन कन्वेंशन। नो भाई, व्हाइट फॉस्फोरस बैंड नहीं है यार, सो दिस इज इनकरेक्ट। इंडिया इज येट टू रेटिफाई द केमिकल वेपन कन्वेंशन। नो, हमने बोला ना भाई 1994 में रेटिफाई कर चुका है, तो इनकट हमसे पूछा गया, इनकट हो जाएगा यहाँ पे बी, ओनली टू, दैट इज 2 and 3 स्टेटमेंट्स, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, 56 क्या है। दिस वॉज इंट्रोड्यूस अंडर द बेसिल 3 नॉर्म्स एंड टू कंट्रोल and monitor the liquidity in the financial firms in 2009 and act as a bank life support। ठीक है ना, बैंक का क्या है भाई, एक लाइफ सपोर्ट, जैसे हमारे पास वेंटिलेटर होता है ना भाई, वेंटिलेटर एक लाइफ सपोर्ट है इन केस ऑफ इन द फेसेस ऑफ क्राइसिस। अंडर दिस बैंक आर सपोज टू मेंटेन हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। जहाँ पे भी ये दिख जाए हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, आंख बंद करके लगा देना लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। बिकॉज हाई क्वालिटी एसेट की बात जो है हम कहाँ पे करते हैं भाई, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के अंदर करते हैं, दैट आर सफिशिएंट टू इंश्योर दैट दे मेंटेन एन ऑनगोइंग एबिलिटी टू मीट देयर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। ठीक है, बिकॉज 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, अचानक से सब बैंक है ना, एक बैंक डूबा तो सारे के सारे लोग पैसा निकालने चले गए और बैंकों के पास पैसा नहीं थी, इसलिए दुनिया में क्राइसिस आ गया। तो उसी क्राइसिस को देखते हुए यहाँ पे क्या निकाला गया, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जिसमें लोग जो बैंक होगी वो अपने पास हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट रखेगी जो इमरजेंसी सिचुएशन के केसेस में, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मतलब अचानक से लोग अगर पैसा निकालने जा रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 57 है, कंसिडर द फॉलोइंग इम्पैक्ट, हाउ मेनी ऑफ द इम्पैक्ट गिवन अबव आर लाइकली टू हैपन इफ अ कंट्री हैज़ अ हाई फिस्कल डेफिसिट। हाई फिस्कल डेफिसिट है अगर तो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो भाई फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है मतलब बहुत उधारी लेके रखा है, तो उधारी ज़्यादा रहेगा तो इन्फ्लेशन हाई रहेगा, है ना। सो लोग जो होगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पैसा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो क्राउडिंग आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। क्राउडिंग आउट मतलब चले जाना।
इन्फ्लेशनरी स्पाइरल देखने को मिलेगा बिकॉज बोरोइंग की वजह से हमारे पास डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिशिएट हो जाएगा एंड उसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेशन आ जाएगा। सो लास्ट में इन्फ्लेशनरी स्पाइरल एंड द प्राइस राइज इन द इकोनॉमी, ऐसे स्पाइरल मतलब जाकर गड्ढे में डूब जाओगे इन्फ्लेशन। एंड हाई बोरोइंग कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है, आपके पास इन्फ्लेशन होगा, पैसा नहीं है देश के अंदर, तो क्या होगा भाई, हायर बोरोइंग कॉस्ट होगा। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है 57 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 58 है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी रिजीम इन इंडिया की बात करनी है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है भाई, किसके बारे में बात करनी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करनी है, जो जनरली यहाँ पे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में मिलता है, सब दिमाग में वही रहता है धान खरीदी में एमएसपी, ठीक है। इट इज प्राइमरली इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कवर ऑल एग्रीकल्चर स्टेट्स। देखो भाई, इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, इसको इंप्लीमेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, नो, इसको इंप्लीमेंट करता है स्टेट। इसको डिक्लेयर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट बट इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, स्टेट। सो दिस इज इनकरेक्ट। एमएसपी इज डिटरमाइंड सोनली बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड डज नॉट कंसिडर मार्केट डिमांड। ना, ये प्रोडक्शन कॉस्ट को भी कंसिडर करता है, मार्केट डिमांड को भी कंसिडर करता है, तो ये डज नॉट बोल रहा है तो गलत बोल रहा है यार। द स्कीम है ना, सीएसीपी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसको रिलीज करती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। द स्कीम है सक्सेसफुली एलिमिनेटेड द प्राइस फ्लक्चुएशन, याद रखो एक्सट्रीम वर्ड एक्स, एलिमिनेटेड, प्राइस फ्लक्चुएशन को एलिमिनेट कर दिया, एक तरह से कम कर पाया। बिकॉज एलिमिनेट क्यों नहीं कर पाया, बिकॉज ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो धान है, सारे के सारे, मैं एग्जांपल देना, धान का पैडी जो है उसको एमएसपी के दाम पे ही बेचा जाता है, और भी बहुत सारे है ना फार्म मिडिल मैन्स होते हैं, फार्म जो अदर सोर्सेज जो कि इसको खरीदते हैं और वो कम दाम में खरीदते हैं, है ना। एमएसपी मतलब इससे नीचे नहीं बेच सकते, है ना, मतलब लोग तो खरीदते ही हैं जो धान, जो सेकेंडरी बायर्स हैं वो सब। सो प्राइस फ्लक्चुएशन को एलिमिनेट नहीं कर पाया यार, कम कर पाया, एलिमिनेट नहीं कर पाया। द गवर्नमेंट लैक द फाइनेंशियल रिसोर्स टू एडुकेटली प्रोक्योर ऑल क्रॉप्स एट एमएसपी, बिल्कुल सही बात है। उसके पास इतना नहीं कि जितना धान है भाई, फार्मर बहुत ज़्यादा धान उगाता है, जितना एक पर्टिकुलर, जैसे हमारे पास में 10 हेक्टर, हमारे पास 10 क्विंटल जो है धान, 100 क्विंटल सपोज करो, मान लो 100 क्विंटल धान जो है वो खरीद रहा है एमएसपी, बाकी जो धान सपोज कर फार्मर में उगाया वो क्या करेगा, उसको जो बायर हैं, जो मार्केट में जो बायर्स हैं वो उसको बेचेंगे, कम दाम में देंगे एमएसपी से, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट चाहिए, फिर वो जाकर किसी और के, जिनके पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन है बट उसमें धान नहीं उगाते, उनके खाते में बेच देंगे यार उसको, धान को एमएसपी में जो बीच में पैसा पाए वही उनका फायदा है। सो इट इज़ नॉट करेक्ट, है ना। ऑल क्रॉप एट गवर्नमेंट लाइक द फाइनेंशियल रिसोर्स टू डिक्रेटली प्रोक्योर ऑल क्रॉप, बिल्कुल सही बात है, सही बोल रहा है यार, बिल्कुल सही बोल रहा है कि हाँ, हर क्रॉप को ये डिक्रेटली एमएसपी पर नहीं खरीद सकते यार। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1, बाकी सब तो यहाँ पे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गति शक्ति नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। हमको बात करनी है गति शक्ति नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की। The Gati Shakti plan aims to reduce logistic costs in India by promoting seamless multimodal connectivity across roads, railways, waterways and airport। बिल्कुल सही बात है, एयरवे, रोडवे, वाटरवे एंड एयरपोर्ट को कनेक्ट करके एक तरह से ये हमारे पास लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है, लॉजिस्टिक मतलब जो ट्रैवल कॉस्ट है उसको कम करने की बात करता है गति शक्ति मास्टर प्लान। The plan incorporate existing initiatives like the National Infrastructure Pipeline and the leverage technology with a digital platform for project planning and collaboration। बिल्कुल सही बात है यार। एंड गति शक्ति फोकस सोनली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सक्लूडिंग सोशल एंड एजुकेशनल सेक्टर, गलत बात है भाई, उनको भी वो इंक्लूड करता है, तो एक तरह से एक्सट्रीम वर्ड है तो हटा दिया जाए इसको, सुनने में भी लग जाता है। जो आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाओगे ना तो अजीबोगरीब जब स्टेटमेंट आएंगे तो आपको समझ आएगा यार ये गलत स्टेटमेंट है। द प्लान एम्स टू क्रिएट न्यू इकोनॉमिक जोन्स लाइक इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस कॉरिडोर टू बूस्ट रीजनल ग्रोथ एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट, सो ओनली 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, हाउ मेनी ऑफ द स्टेट गिवन अबव डज द रिवर कृष्णा फ्लो, किस किस स्टेट्स में रिवर कृष्णा फ्लो होके जाती है भाई। सपोज करो ये इंडिया का मैप हो गया है ना, यहाँ पे ये महाराष्ट्र है, ये हमारे पास तेलंगाना है, ये हमारे पास आंध्र प्रदेश है, ये कुछ पार्ट हमारे पास कर्नाटका का भी है, यहाँ पे सपोज करो ये कर्नाटका है, तो छत्तीसगढ़ यहाँ है, उड़ीसा यहाँ है। तो सपोज करो ये हमारे पास नदी है, ठीक है, ये नदी महाराष्ट्र से आती है कर्नाटका का, यहाँ पे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश तो हाँ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और फिर जाके वे ऑफ बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में नहीं बहती भाई कृष्णा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास उड़ीसा नहीं होगा, छत्तीसगढ़ नहीं होगा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओनली 4 आंसर हो जाएगा बी।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 61 है कंसिडर द फॉलोइंग मेजर्स, हाउ मेनी ऑफ द मेजर्स गिवन अबव आर हेल्पफुल इन मिनिमाइजिंग द इन्फ्लेशनरी गैप। तो एक प्रकार से हमको ये बोला गया है कि इन्फ्लेशनरी गैप को कौन कम करेगा, मतलब एक तरह से आपको ये समझना है कि इन्फ्लेशन कौन कम करेगा, ये समझना है। इन्फ्लेशन कम करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? हमको मनी सप्लाई कम करना पड़ता है। मनी सप्लाई कम कैसे करेंगे वो हमको देखना है। अगर हमने बॉन्ड इशू कर दिया या फिर सिक्योरिटीज इशू कर दिए, लोगों को हमने बॉन्ड दे दिया, तो उनसे क्या ले लेंगे? पैसा ले लेंगे। तो पैसा क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो यस, इट इज़ अ वे ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप मिनिमाइजेशन। सेकेंड, रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। याद समझना भाई कि इन्फ्लेशन हो क्यों रहा है? बिकॉज जो डिमांड है ना, वो ज़्यादा है सप्लाई के मुकाबले। ठीक है, तो हमने क्या किया? सप्लाई को, गुड्स एंड सर्विस को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो और दिक्कत हो जाएगा भाई, है ना। हमको सप्लाई को बढ़ाना है, तब तो जाके हमारे पास डिमांड के साथ उसका मैच हो पाएगा। टैक्स बढ़ा दिया तो क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ट्रांसफर पेमेंट मतलब हमने क्या किया भाई? लोगों को पैसे दे दिए तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। सो इट इज़ नॉट हेल्पफुल इन मिनिमाइजिंग इन्फ्लेशनरी गैप। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 62 है फर्स्ट, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कैन बी कंसिडर्ड एज द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ एफिशिएंट एग्रीकल्चरल वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो बेनिफिट्स बताने हैं भाई एफिशिएंट वेयर हाउसिंग के। एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग क्या बताने हैं अपने को? बेनिफिट्स बताने हैं। पहला है रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, बिल्कुल सही बात है यार। अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज थ्रू आउट द ईयर, बिल्कुल सही बात है। आप रख सकते हो कभी भी, जब जरूरत पड़े तो दे सकते हो थ्रू आउट द ईयर। इंप्रूव बार्गेनिंग पावर, अगर अपने पास है ना खराब होने के चक्कर में जल्दी बेचना चाहते थे तो बार्गेनिंग पावर कम होता था पहले, अब हमारे पास स्टोर कर सकते हैं तो बार्गेनिंग पावर है ना भाई, बोलेंगे नहीं बेचेंगे, जा जो क्या करना है कर ले। सो बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा फार्मर्स का। एंड रिड्यूस द नीड फॉर मिडिल मैन इन एग्रीकल्चर वैल्यू चेन, बिल्कुल सही बात है यार। बिकॉज आपको रोकने के लिए, बीच में रखने के लिए मिडिल मैन पे ज़्यादा पड़ता था। बिकॉज मतलब जो लोग थे उनके पास उतने ज़्यादा स्टोर करने की पावर नहीं थी, ताकत नहीं थी, पैसे नहीं थे। लेकिन अपने पास अब जब एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग एफिशिएंट हो जाएगा तो मिडिल मैन का काम खत्म प्रकार से, तो बेनिफिट तो हो जाएंगे ऑल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 63 है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन रेट इन एन इकोनॉमी। तो जो हाई इन्फ्लेशन रेट है उसका इम्पैक्ट बताना है भाई, क्या होगा हमारी इकोनॉमी के अंदर, है ना। करेक्टली रिफ्लेक्ट, करेक्टली पर्सन विल एक्सपोर्ट विल बेनिफिट एज दे। देखो भाई आप समझना, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा यार। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में कम हो जाने का मतलब तो ये डटने वाली चीज़ हो गई। इसका मतलब क्या समझना एक चीज़ को, है ना। पर्सन विद एक्सपोर्ट विल बेनिफिट एज देयर गुड बिकम रिलेटिवली चीपर इन द ग्लोबल मार्केट। ये चीप कैसे होने लगा? आप समझना, इंडिया के अंदर हमारे पास इन्फ्लेशन है तो जो रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका भी हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉस्ट बढ़ जाएगा। जब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो आप उस दूसरे देश में जब भेजोगे एक्सपोर्ट करके तो वहाँ पे भी तो कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। तो बाकी सब के मामले में, बाकी सब गुड ए और गुड बी, सपोज हमने ए को एक्सपोर्ट किया, बी के मामले में एक्सपोर्ट क्या कम्पिटिटिव होंगे क्या? उसके साथ वो कंपटीशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज उससे ज़्यादा महंगा हो चुका है। पर्सन विद फिक्स सैलरीज विल एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन देयर परचेसिंग पावर। गलत बात है भाई, परचेसिंग पावर कम हो जाएगा बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएगी। हमेशा याद रखना, सपोज करो ये डेटर है जिसने पैसा लिया है, कहाँ से लेगा? क्रेडिटर से। तो क्रेडिटर विल लूज द रियल वैल्यू ऑफ द मनी ओन टू दैम डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है। क्रेडिटर को नुकसान हो जाएगा बिकॉज 100 रुपये जो दिया है, इसका 100 रुपये की नेट वैल्यू है ना, इसने 100 रुपये लिया, इस नेट 100 रुपये की नेट वैल्यू जो होगी ना, है ना, इन्फ्लेशन की वजह से, इस बाद में जब ये देगा तेरे को इंटरेस्ट रेट, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 रुपये की वैल्यू सपोज 7% इंटरेस्ट था, इसने तो जो दिया है 10 साल बाद देगा, तो उसके इन्फ्लेशन की वजह से जब जो रियल वैल्यू है ना प्रॉफिट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा इसका। तो क्रेडिटर विल लूज, डेटर विल गेन। तो ज़्यादा दिमाग में रखना, दो चीज़ हमेशा याद रखना, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस डिक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड क्रेडिटर जो होंगे उनका नुकसान होगा। तो ऐसे दिमाग में जल्दी दिमाग में रहना है भाई। पर्सन हु सेव मनी विल बेनिफिट एज दे विल बी इम्पैक्टेड लेस। नो, दे विल बी इम्पैक्टेड मोर, बिकॉज आप उसको रख के क्या हो रहा है? कुछ फायदा नहीं हो रहा है ना, बिकॉज आपने उसका महंगाई बढ़ जा रही है भाई। इसीलिए बैंकों में रखना चाहिए पैसा, बैंकों में नहीं तो रियल इस्टेट है ना, छोटे छोटे पैसे को कहाँ से रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एमपीसी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी, हमेशा न्यूज़ में रहती है भाई। इट इज़ अ 10-member body constituted every year under the Reserve Bank of India in 1934. नो, ये बच्चे को पता है भाई, इट इज़ अ 6-member body, 3 from the Government of India and 3 from the Reserve Bank of India.
द गवर्नर ऑफ आरबीआई हैज़ अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट इन द कमिटी, बिल्कुल सही बात है। एंड द कमिटी हैज़ टू मीट एटलीस्ट 4 times अ ईयर, बिल्कुल सही बात है यार, ऐसा इसने बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1934 ने। डिटरमाइंस द पॉलिसी रेपो रेट रिक्वायर्ड टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट सेट बाय द आरबीआई, ये भी सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है यार। कट जाएगा सी। 65 है, इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड द रुपे डोमेस्टिक कार्ड स्कीम, ठीक है ना। तो रुपे डोमेस्टिक कार्ड स्कीम एग्रीमेंट जो है किसके साथ साइन किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट के साथ साइन किया। हमारे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है एनपीसीआई ने, जो अपने पास यूनाइटेड अरब एमिरेट है ना भाई, वहाँ पे हमारे पास उनका जो है ना, उनका जो वैसे जो सिस्टम है जैसे एनपीसीआई के साथ, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अल एतिहाद पेमेंट, ठीक है ना, अल एतिहाद पेमेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 66 है, कंसिडर द फॉलोइंग गुड्स और सर्विसेज, हाउ मेनी ऑफ दिस गुड्स और सर्विसेज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, इनमें से कौन कौन से जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्टेड हैं। तो एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, गरीब के लिए जो चीज़ें हैं उसको एग्जेम्प्टेड कर दी जाती है भाई, जैसे कि जो रेंटिंग है एग्रीकल्चर मशीनरी का, वो एग्जेम्प्टेड है जीएसटी के अंदर, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी एसेंशियल प्रोडक्ट फॉर फीमेल्स, तो ये इंपॉर्टेंट है यार, इसको हमारे पास क्या नहीं कर सकते, टैक्स नहीं कर सकते वो, ठीक है। फोर्टिफाइड राइस कर्नल फॉर स्कीम लाइक आईसीडीएस, देखो भाई पहले ये न्यूज़ में था, यहाँ पे हमारे पास पहले 18% टैक्स लगता था, उसको रिड्यूस करके 8% कर दिया गया है, इसीलिए न्यूज़ में था, है ना, इसीलिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है। स्टाम्प्स आर एग्जेम्प्टेड, बिल्कुल सही बात है। प्रिंटेड न्यूज़पेपर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, ये भी सही बात है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट एजुकेशन के लिए यार, ठीक है। तो 1 2 4 5 यहाँ पे ओनली 4 आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 67 है, विद रेफरेंस टू ऑफ बजट बोरिंग्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमको बात करनी है ऑफ बजट बोरिंग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इन ऑफ बजट बोरिंग आर नॉट डायरेक्टली मेड बाय द गवर्नमेंट बट द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट आर सर्विस फ्रॉम द बजट, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। डायरेक्टली गवर्नमेंट बजट नहीं करती है, मतलब डायरेक्टली वो बोरो नहीं करती, बट जो प्रिंसिपल है या फिर जो इंटरेस्ट है उसको देना किसको पड़ता है भाई, उसको देना किसको पड़ता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है, कैसे, बजट से, ठीक है। कैसे देना पड़ता है भाई, बजट से देना पड़ता है, ठीक है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट प्रोवाइड फॉर द ऑफ बजट बोरोइंग टू फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ एक्सीजेंसी, ना भाई ऑफ बजट बोरोइंग के बारे में, है ना, जो FRBM एक्ट है उसमें ये नहीं बताया है, ठीक है ना भाई। ये हमारे पास फिजिकल डेफिसिट हमारे पास जो है ना, बिकॉज जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है वो क्यों लाया गया था, फॉर मॉनेटरी एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी, टू मेंटेन मॉनेटरी एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। यहाँ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में ये नहीं बोला गया कि आप ऑफ बजट बोरोइंग कर सकते हो, है ना। सो FRBM इज exempted from ऑफ बजट बोरोइंग। तो हमसे करेक्ट पूछा गया, क्या हो जाएगा, F1 ओनली। 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हेल्पफुल इन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन ड्यूरिंग द रेट टाइटनिंग साइकिल ऑफ आरबीआई। याद रखना हमारे पास रेट टाइटनिंग साइकिल है, मतलब हमारे पास आरबीआई क्या कर रही है, मनी सप्लाई को कम कर रही है, ठीक है। द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, तो इनमें से कौन सा मनी सप्लाई को कम करने में हेल्प करेगा, ये हमसे पूछा है क्या, रेट टाइटनिंग साइकिल बाय द आरबीआई। देखो भाई इसको पहले मतलब को समझो, पर बिकॉज इसमें समझना थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ लोग गलत समझ लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हेल्पफुल इन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन ड्यूरिंग द रेट टाइटनिंग साइकिल बाय द आरबीआई। जब रेट टाइटनिंग साइकिल चल रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी रेट टाइटनिंग साइकिल में हमारे पास आरबीआई क्या करना चाहेगा, क्या हेल्पफुल क्या रहेगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द रेट टाइटनिंग साइकिल बाय द आरबीआई, आरबीआई के लिए क्या बेहतर होगा रेट टाइटनिंग साइकिल में। तो रेट टाइटनिंग साइकिल में हम क्या करना चाहेंगे, मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहेंगे, अपना एम क्या रहेगा, मनी सप्लाई को बढ़ाना रहेगा रेट टाइटनिंग साइकिल में। मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो हमारे पास हाई क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो होना चाहिए, जितना पैसा डिपॉजिट हुआ उससे ज़्यादा पैसा दो तो ज़्यादा क्रेडिट डिपॉजिट हो जाएगा। एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट सिस्टम, हमारे पास एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग सिस्टम से हम पैसा जब लेंगे तो हमारे पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास जो मनी टाइटनिंग साइकिल है वहाँ से हम बच सकते हैं, है ना।
और जो हाई एसएलआर है उस समय तो भाई एसएलआर बढ़ा देने से मनी सप्लाई कम हो जाएगा, जो कि अभी हमारा एम नहीं है इन रेट टाइटनिंग साइकिल। रेट टाइटनिंग साइकिल जब आता है तो मनी सप्लाई जो आरबीआई है वो क्या करना चाहती है, मनी सप्लाई बढ़ाना चाहती है। तो हमसे ये पूछा गया कि बढ़ाएंगे कैसे, ये हमसे पूछा है। तो पहले समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। ये बहुत बार तो क्वेश्चन समझ नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 69 है, कंसीडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द मेंशन फैक्टर आर नेवर लाइकली टू अफेक्ट क्रॉपिंग पैटर्न। हमसे पूछा है नेवर लाइकली टू अफेक्ट क्रॉपिंग पैटर्न पूछा है, इनमें से कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न को कभी अफेक्ट नहीं करेगा है भाई। क्या साइज एंड लैंड होल्डिंग, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग बिल्कुल अफेक्ट करेगा तो नेवर लाइकली बोल रहे तो ये गलत हो जाएगा। लिटरेसी बिल्कुल अफेक्ट करेगा, नेवर लाइकली बोल रहे तो ये गलत हो जाएगा। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी बिल्कुल अफेक्ट करेगा तो नेवर लाइकली बोल रहे तो गलत हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे कोई सा भी ऐसा नहीं है जो कि क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट ना करे। क्वेश्चन नंबर 70 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग न्यू कंटेंट सच एज इमेज टेक्स्ट फ्रॉम स्क्रैच। बिल्कुल सही बात है, एकदम स्क्रैच, जब कुछ ना बना हो वहां से जनरेटिव एआई बनाने में हेल्प करता है भाई हमारे पास। एंड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजेस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क टू जनरेट न्यू आइडियाज। बिल्कुल सही बात है, तो स्क्रैच से भी बना रहा है और न्यू आइडियाज भी जनरेट कर रहा है। तो स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 1 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सो आंसर हो जाएगा ए, हमसे करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ मेजर मिलेट्स फाउंड इन इंडिया। हमको बात करनी है मेजर मिलेट्स की, तो स्वर्गम, पर्ल मिलेट एंड फिंगर मिलेट। स्वर्गम मतलब क्या होता है, स्वर्गम मतलब होता है ज्वार, पर्ल मिलेट मतलब बाजरा एंड फिंगर मिलेट मतलब रागी। तो बच्चे बच्चे को सुना सुना लग रहा है ना भाई, ज्वार बाजरा रागी। ज्वार मतलब स्वर्गम, एसजे से याद रखना, या फिर जूनियर सीनियर जीएस। ज्वार मतलब स्वर्गम, बीपी ब्लड प्रेशर, फिर मिलेंगे एफआर, फिर रेडिकल्स याद रख लेना, ठीक है। सो ज्वार इज स्वर्गम, बाजरा इज पर्ल मिलेट एंड फिंगर मिलेट इज रागी। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन आते रहते हैं भाई याद रखना, मेजर मिलेट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन द 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ठीक है ना। 4 बैलेंस शीट चैलेंजेस है, फिर 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम में हमारे पास क्या, जो कि न्यूज़ में था भाई। 4 बैलेंस शीट चैलेंज में हमारे पास क्या है, बैलेंस शीट क्राइसिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज बैंक्स, यस ये सही है भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक्स एनबीएफसी एंड रियल इस्टेट में जो हमारे पास बैलेंस शीट का जो क्राइसिस है उसी को हम क्या बोलते हैं, 4 बैलेंस शीट क्राइसिस बोलते हैं यार। लोकल बॉडी से कोई लेना देना नहीं है ना। हमारे पास प्रॉफिट इंस्टेबिलिटी ये भी गलत है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ये सब गलत है। तो 4 बैलेंस शीट क्राइसिस में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर क्राइसिस, बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्राइसिस, एनबीएफसी के अंदर क्राइसिस एंड रियल एस्टेट कंपनीज के अंदर क्राइसिस। ये 3 चारों को मिला क्या बोलते हैं, 4 बैलेंस शीट चैलेंजेस के अंदर हम ये सब चारों चीज़ें आती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफन सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है वो न्यूज़ में देखने को मिला है ना, किसके रेफरेंस में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी न्यूज़ में था भाई, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था उसके रेफरेंस में हमारे पास एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो था वो न्यूज़ में था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास, 74 की बात करनी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय द एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया। एनिमल हस्बेंड्री में जो चैलेंज है वो कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। लैक ऑफ अवेयरनेस टू क्वालिटी फीड एंड न्यूट्रिशन फॉर लाइफ स्टॉक, बिल्कुल सही बात है, ये एक हमारे पास चैलेंज है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ वेटनरी सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, यस इट इज अ चैलेंज। प्रिवेलेंस ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस विथ लो प्रोडक्टिविटी, यस इट इज ऑल्सो अ चैलेंज। ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज, एक्सट्रीम वर्ड, ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सप्लिसिटली फेवर लार्ज स्केल कमर्शियल फार्म्स ओवर स्मॉल होल्डर्स, नो भाई। मैक्सिमम जो पॉलिसीज हैं वो किसको फोकस करते हैं, स्मॉल होल्डर फार्मर्स को फोकस करती हैं। जैसे कि हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है ना कि ये स्कीम है भाई, जैसे कि हमारे पास नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन हो गया, ये स्मॉल फार्मर्स को फोकस करता है। हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हो गया, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हो गया, ये भी स्मॉल फार्मर्स को फोकस करता है। तो कुछ होंगे जो कि लार्जर फार्मर्स को फोकस करते हैं, बट मैक्सिमम जो है वो स्मॉल फार्मर्स को फोकस करते हैं। तो दिस इज इनकरेक्ट यार, और इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 75 है, विथ रेफरेंस टू टर्मरिक प्रोडक्शन इन इंडिया, हमको बात किसकी करनी है, टर्मरिक प्रोडक्शन की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक, बिल्कुल सही बात है।
इट ग्रोज इन वेल ड्रेन्ड सैंडी और क्लेई लोमी सॉइल विथ अ स्लाइटली एसिडिक पीएच, बिल्कुल सही बात है। स्लाइटली एसिडिक पीएच जहाँ पे सैंडी हो, थोड़ा सा क्लेई हो, वहाँ पे ग्रो करता है। एंड महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट, बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र जो है लार्जेस्ट टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट है भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 76 है, इफ अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग एन इकोनॉमिक बूम, भाई इकोनॉमिक बूम हो रहा है किसी भी कंट्री में, बहुत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, विच द फॉलोइंग पॉलिसीज में द गवर्नमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी कैरेक्टराइज एज प्रो साइक्लिकल। प्रो साइक्लिकल मतलब उसको फेवर में, बूम कर रहा है और भी ज़्यादा, मनी सप्लाई ज़्यादा है और बूम कर रहा है, ठीक है, और भी मनी सप्लाई ज़्यादा डाल देना इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक प्रो साइक्लिकल पॉलिसी। उल्टा करना इस, अगर हम मनी सप्लाई कम करने की बात करते हैं तो वो काउंटर साइक्लिकल होता है, बट यहाँ पे प्रो साइक्लिकल की बात करनी है कि इनमें से हमारे पास इकोनॉमिक बूम हो रहा है और कहाँ पे मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एंड रिड्यूस टैक्सेस, बिल्कुल सही बात है, ये प्रो साइक्लिकल होगा कि इसमें मनी सप्लाई बढ़ेगा। डिक्रीज स्पेंडिंग ऑन सोशल प्रोग्राम एंड रेज टैक्सेस, ये मनी सप्लाई कम करेगा, सो इट विल बी अ काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी। मेंटेन करंट स्पेंडिंग लेवल, ना इट इज नॉट अ, वो कुछ नहीं कर पाएगा। रिड्यूस फॉरेन डेट एंड इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देने से क्या हो जाएगा, लोग पैसा नहीं ले पाएंगे, लोन नहीं ले पाएंगे, ठीक है, तो उससे भी हमारे पास मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, काउंटर साइक्लिकल हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, प्रो साइक्लिकल पूछा गया, तो प्रो साइक्लिकल हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 77 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। आईआईबीज की बात करनी है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड की बात करनी है, हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, इनके बारे में हमसे पूछा गया है। आईआईबीज के बारे में करेक्ट पूछा गया है। द कूपन रेट एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ बॉन्ड आर लिंक टू द सीपीआई, नो, जो इंडेक्स इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड होते हैं उसमें जो प्रिंसिपल है या फिर जो कूपन रेट है वो WPI के साथ लिंक्ड होते हैं, नॉट CPI। इट कैन सर्व एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर मैनेजिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर विद इन एन इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है यार। द इंटरेस्ट रिसीव एज वेल एज कैपिटल गेन फ्रॉम द होल्डिंग इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन, गलत बात है, दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड यार, नॉट एग्जेम्प्टेड। और सेकंड वाला जो है ये बोल रहा है इट सर्व एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, ना भाई इतना भी इफेक्टिव नहीं है। मेनली हमारे पास इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट की बात करें इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए तो हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं एंड फिस्कल पॉलिसी वो काम आते हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड से इतना कोई भी है ना इफेक्ट नहीं हो आएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। सो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का इंपॉर्टेंट रोल है, नॉट इफेक्टिव यार, इफेक्टिव बोल दे रहा है यार, थोड़ा मोड़ा कर सकता है बट इफेक्टिव नहीं है यार। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 78 है ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। हमारे पास न्यूज़ में था भाई अक्टूबर 2023 में करंट अफेयर्स में था ये, ठीक है ना। ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो जो ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी है वो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन के बारे में न्यूज़ में था, इसलिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है। सो ओपन एक्रेज आप कहीं भी जाकर खोज सकते हो। सो इट इज़ इन रेफरेंस टू हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 79 है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, HAM की बात करनी है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल की बात करनी है। इज एम्प्लॉयड इन हाईवे कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का जनरली हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, हाईवे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमसे पूछा गया है। अंडर इट द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंसेंटिवाइजेज द डेवलपर by providing half of the project cost as an advance payment at the project beginning। ना भाई ना, half of the cost नहीं मिलता, around 40% of the cost मिलता है, but वो भी 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। so this is incorrect यार। it may allow for cost adjustment based on the predefined inflation indices, बिल्कुल सही बात है। While National Highway Authority of India typically retain ownership of the highway, the developer is responsible for operation and maintenance for a specified concession period। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई। करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली टू। 79 का आंसर क्या हो जाएगा, 79 का आंसर हो जाएगा बी। 80 नंबर क्वेश्चन है द कोरल रीफ ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव। तो ये जो कोरल रीफ ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव है जो कि न्यूज़ में था, कब न्यूज़ में था भाई, करंट अफेयर अक्टूबर 2023 में न्यूज़ में था। तो कोरल रीफ ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव जो है ना इसको पूछा गया है इट इज इनिशिएटिव ऑफ। तो ये किसका इनिशिएटिव है, जो इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव का हमारे पास ये क्या है, एक इनिशिएटिव है कोरल रीफ ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 81 है कंसिडर द फॉलोइंग
हाउ मेनी ऑफ द मेंशन कैन बी कंसिडर्ड एज लाइकली बेनिफिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हमको बात किसकी करनी है भाई, बेनिफिट्स की बात करनी है, किसकी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की क्या बात करनी है, बेनिफिट्स की बात करनी है ना। इंक्रीज एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज बड़े बड़े वहाँ पे पैसा वाले लोग आएंगे तो बेनिफिट्स तो मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, अफोर्डेबल क्रेडिट मिलेगा। गारंटीड मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइसेस, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। पहले से अगर आके बोल देंगे हम इस पैसे पे दाम पे खरीदेंगे, और वो तो पैसे वाले लोग हैं, तो कहीं बेच ही देंगे, है ना। अपॉर्चुनिटीज टू अडॉप्ट एंड लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज फ्रॉम दी कॉर्पोरेट पार्टनर्स, है ना। जो मैं अमीर लोग की बात कर रहा हूँ वो कुछ नहीं है, बस कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं। तो करेक्ट हम बेनिफिट्स पूछा था, जैसे कि अमेरिका में हो रहा है भाई कॉर्पोरेट फार्मिंग, बड़े बड़े लोग जाके फार्मिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े स्केल पे फार्मिंग कर रहे हैं, बार्गेनिंग पावर आ रहा है, सो इसीलिए बेनिफिट सबका होगा। सो ऑल थ्री आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 82 है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज ए लाइबिलिटी फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे पास पूछा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कौन सी इनमें से लाइबिलिटी है ना। तो जो करेंसी नोट इशूड बाय द आरबीआई, यस इट इज ए लाइबिलिटी, बिकॉज अगर मैंने आरबीआई के पास जाकर बोला कि भाई मेरे को 100 रुपये का नोट दिया, मेरे को 100 रुपये में चीज़ दे, तो 100 रुपये देना पड़ेगा, बिकॉज उसने ये लाइबिलिटी है उसकी। बिल परचेस कोई भी लाइबिलिटी नहीं है यार आपको, है ना। वेस एंड मीन्स एडवांस इज नॉट अ लाइबिलिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्वेस्टमेंट इन द ट्रेजरी बिल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वो आपके लिए एक एसेट है ना। वेस और मीन्स एडवांस आप दे रहे हो किसी को तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी आपके लिए एसेट है। बिल परचेस कर रहे हो तो आपको भी एक तरह से इंटरेस्ट ही देगा, तो वो भी एक तरह से आपके लिए एसेट है, नॉट अ लाइबिलिटी। तो यहाँ पे लाइबिलिटी सिर्फ एक ही है, द करेंसी नोट इशूड बाय द आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 83 है, द प्राइमरी डेफिसिट इज द फिस्कल डेफिसिट फॉर द करंट ईयर माइनस द इंटरेस्ट रेट ऑन प्रीवियस बोरोइंग। बिल्कुल सही बात है, याद रखना, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और इंटरेस्ट पेमेंट किसका, जो पिछले आपने पैसा उधारी लिया है उसका। सो इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम द प्रीवियस बोरोइंग। दिस इज व्हाट वी कॉल प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट जो है वो हमको आज के सिचुएशन के बारे में बताता है कि भाई अगर याद रखना, अगर प्राइमरी डेफिसिट बढ़ रहा है तो चीजें अच्छी है कि बुरी है। प्राइमरी डेफिसिट बढ़ रहा है तो चीजें अच्छी हो रही है यार, अगर प्राइमरी डेफिसिट घट रही है तो चीज़ें बुरी हो रही है, बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। सो प्राइमरी डेफिसिट इज द फिस्कल डेफिसिट फॉर करंट ईयर माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग। बिल्कुल सही बात है। और मैंने जो क्वेश्चन है टैक्सेशन वाला जो इसमें कवर किया यार, बहुत अच्छे से कवर किया, बहुत सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं इसमें। तो जो इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज वाला टॉपिक पूरा सीरीज इंपॉर्टेंट है, खासकर तो इकोनॉमी के लिए, बिकॉज उसमें कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और क्वेश्चन बहुत जरूरी है। उसमें जितने ही क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। द फिस्कल डेफिसिट अकर व्हेन, प्लेलिस्ट तो मिल जाएगा ना। फिस्कल डेफिसिट अकर व्हेन अ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड द रेवेन्यू दैट इट्स जनरेट एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम बोरोइंग। बिल्कुल सही बात है। डेफिसिट कब आएगा भाई, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से, तभी क्या आएगा, डिफिसिट आएगा। यहाँ पे इसको फिस्कल डेफिसिट बोल दे रहे हैं यार, एंड इसमें एक्सक्लूड किया जाता है मनी फ्रॉम द बोरोइंग्स, याद रखना। फिस्कल डेफिसिट में ये चीज़ों को ध्यान में रखना, इट एक्सक्लूड मनी फ्रॉम बोरोइंग, एक्सक्लूड मनी फ्रॉम बोरोइंग। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, और ये ध्यान तभी रहता है जो क्वेश्चन बनाते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा 83 का सी। क्वेश्चन नंबर 84 है, विथ रेफरेंस टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया की बात करनी है अपने को। हमसे क्या पूछा गया है भाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में करेक्ट पूछा गया है। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी बाय द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948। बिल्कुल सही बात है यार, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों का रूल होगा यहाँ पे। While the IPR of 1956 gave more emphasis to village and खादी industries, the IPR of 1977 gives more emphasis to heavy industries। ये उल्टा है भाई, जो IPR था, IPR of 1955 उसने heavy industry पे ध्यान दिया, और जो IPR है अपने पास 1977 का, उसने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया। The IPR of 1980 liberalized licensing for many industries and provided for the automatic expansion of capacity। बिल्कुल सही बात है यार। तो हमसे क्या पूछा गया है, 84 में हमसे पूछा गया है करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा 84 का बी। 85 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू एंजल टैक्स। एंजल टैक्स मतलब समझना भाई, जो आप टैक्स पे जो बेनिफिट ला रहे हो, जो प्रॉफिट ले रहे हो ना आप, उसको टैक्स लगाना है, इस कॉल्ड एंजल टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं तो एंजल टैक्स क्या होता है भाई। एंजल टैक्स इज अप्लीकेबल टू अनलिस्टेड कंपनीज दैट इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम।
टू द रेसिडेंट इन्वेस्टर्स, ठीक है ना, बाहर के जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट करके जो प्रॉफिट कमा के ले जा रहे हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं एंजल टैक्स। इट इज लेविड व्हेन एन अनलिस्टेड कंपनी इशू शेयर टू एन इन्वेस्टर एट अ प्राइस हायर देन इट्स फेयर मार्केट वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज इम्पोज्ड ओनली ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द रेसिडेंट इन्वेस्टर, पहले एक रेसिडेंट इन्वेस्टर्स पे ही जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसी पे पैसा इम्पोज होता था, टैक्स इम्पोज होता था, बट अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया, नया नोटिफिकेशन आया और इसने बोला कि जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स है जो कि यहाँ के नहीं हैं उन पे भी ये लगेगा, अभी दोनों में लगने वाला है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ए, वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 86 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZs की बात करनी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करनी है। दे आर सेल्फ गवर्निंग एनक्लेव्स, नो दे आर नॉट सेल्फ गवर्निंग, ओके, खुद से नहीं चलते भाई, दे आर नॉट सेल्फ गवर्निंग। है ना, विद नो इंडियन लॉज एप्लीकेबल विद इन देयर बाउंड्रीज, ना भाई ना, सेल्फ गवर्निंग नहीं है, यहाँ पे इंडियन लॉज काम करते हैं। दे ऑफर टैक्स बेनिफिट एंड सिंपल रेगुलेशंस टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही बात है। एंड दे आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज, ये भी सही बात है। There is no minimum area requirement that can be established anywhere in India. No, it is 250 hectares यार, 250 हेक्टेयर्स का अपने पास क्या है एरिया रिक्वायरमेंट होना चाहिए SEZs के लिए। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 87 है, कंसिडर द फॉलोइंग सेक्टर, हाउ मेनी ऑफ देवर आइडेंटिफाइड एज द चैंपियन सर्विस सेक्टर, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट चैंपियन सर्विस सेक्टर किसको किसको बोला है भाई, इन IT सेक्टर को बोला है, IT सर्विसेज को बोला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज को बोला है, लीगल सर्विसेज को बोला गया है, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज को बिल्कुल चैंपियन सर्विस बोला गया। यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे देश को फायदा होगा। एजुकेशनल सर्विस इज अ व्हाट, इट इज़ अ चैंपियन सर्विस सेक्टर। मेडिकल वैल्यू ट्रैवल इज अ चैंपियन सर्विस सेक्टर, आप दूसरे देश से इलाज करने हमारे देश आ रहे हैं तो एक तरह से बहुत चैंपियन सेक्टर है ये। इन्वायरमेंटल सर्विसेज है ना, इज अ चैंपियन सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे सारे के सारे जो 6 हैं वो सारे के सारे चैंपियन सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है। क्वेश्चन नंबर 88 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग स्टार्टअप इन इंडिया, स्टार्टअप की बात करनी है भाई हमको। A limited liability partnership incorporated 5 years ago with turnover of 150 crore can be considered as a startup for the purpose of the government scheme। ना भाई, स्टार्टअप को किसको बोलेंगे, 5 साल में या फिर 10 साल में कोई भी कंपनी है ना जिसने मोर देन 100 करोड़ का टर्नओवर जिसका नहीं रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्टअप बोलेंगे। द गवर्नमेंट डायरेक्टली फंड रिकॉग्नाइज स्टार्टअप थ्रू द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, भाई जो ज़्यादा कमा रहा है उसको फंड की क्या जरूरत है, जो कम कमा रहा है ना उसको हम देते हैं स्टार्टअप, उसको हम स्टार्टअप बोलते हैं। While e-commerce and fintech are popular sectors for startup, India is also seeing growth in areas like agri-tech, ed-tech and healthcare। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी। ओके, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 89 है, अच्छा ये देखो डायरेक्ट गवर्नमेंट, ये सॉरी गलत हो गया सेकंड वाला, ये बोला गवर्नमेंट डायरेक्टली फंड रिकॉग्नाइज स्टार्टअप थ्रू स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, डायरेक्टली भाई इनडायरेक्टली फंड करता है उसको। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव से क्या होता है, इनडायरेक्टली फंड करता है, नॉट डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसे दे रहे हैं ना, इनडायरेक्टली फंडिंग होती है, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सागरमाला, ठीक है, जो सागरमाला प्रोजेक्ट है उसका कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू प्रमोट पोर्ट लेड डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव पोर्ट एफिशिएंसी, बिल्कुल सही बात है, सागरमाला में हम समुद्र की बात करेंगे तो पोर्ट की बात करनी ही है। इट रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड एनहांस स्टेट कम्पिटिटिवनेस, बिल्कुल सही बात है यार। इट क्रिएट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स विथ रिलैक्स रेगुलेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, कोई भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बनाने की बात नहीं होती, हमसे यही बोला कि क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो SEZ बनाना इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है सागरमाला प्रोजेक्ट का, है ना। इसका एक ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप कोस्टल हाईवेज एंड इनलैंड वाटरवेज फॉर बेटर कनेक्टिविटी, यस इट इज एन ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 90 है, विद रेफरेंस टू द कन्वर लेक, न्यूज में था भाई बहुत ज़्यादा, अक्टूबर 2023 करंट अफेयर्स में, अक्टूबर 2023 करंट अफेयर्स में था, इसलिए हमसे पूछा गया है। कन्वर लेक के बारे में बताना है, इट इज़ एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सबो लेक क्या होता है, ऐसा लेक जो कि सपोज करो यहाँ पे ये नदी है कट गया तो एक जो लेक बना उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो कन्वर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन एशिया, बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज़ द ओनली वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन बिहार, बहुत सारे वेटलैंड तो हैं बट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का जो वेटलैंड है वो एक ही है, वो कन्वर लेक है। इट इज
इट इनहेबिट्स द क्रिटिकल एंडेंजर्ड रेड हेडेड वल्चर, बिल्कुल सही बात है, जो रेड हेडेड वल्चर्स है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है जो कि यहाँ पे रहते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ऑल थ्री, आंसर हो जाएगा सी। 91 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, हमको बात करनी है एफआई इंडेक्स 2023 की, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नो, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो आरबीआई पब्लिश करती है भाई। इट असेस द क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय मेजरिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड इनइक्वालिटीज एंड डेफिशिएंसीज इन सर्विस, बिल्कुल सही बात है। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स वैल्यू हैज़ इंक्रीज कंसिक्यूटिवली फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, बिल्कुल सही बात है। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है वो लास्ट 3 ईयर्स में बढ़ा है भाई, न्यूज़ में था इसीलिए हमसे पूछा गया है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बी, ओनली 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 है, विद रेफरेंस टू द एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स ईपीजेड्स की बात करनी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स की। द प्राइमरी फोकस ऑफ ईपीजेड्स इन इंडिया इज ऑन अट्रैक्टिंग फंड एट इन्वेस्टमेंट इन हाईटेक इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही बात है। यूनिट ऑपरेटिंग विद इन ईपीजेड्स आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी इनकम टैक्स ऑन देयर एक्सपोर्ट प्रॉफिट। ऐसा कोई देश में, हमारे देश में इतने भी अच्छे लोग नहीं है कि यार किसी के प्रॉफिट पे टैक्स ना लगाए, ना 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 भाई, उसकी प्रॉफिट अपने टैक्स लगाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है भाई, तभी तो पैसा मिलेगा, नहीं तो देश कंगाल हो जाएगा। कोई प्रॉफिट करेगा, सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं है, तू प्रॉफिट कमाएगा मेरे को नहीं देगा, ऐसा हो सकता है। एशियाज फर्स्ट ईपीजेड वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। 1965 में ईपीजेड बनाया गया था गुजरात के अंदर, कांडला पोर्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 93 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेज एंड मीन्स एडवांस, एक प्रकार से लोन ही है ये भी। अंडर द वेज एंड मीन्स एडवांस बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। नो, ये बोरो कहाँ से करते हैं भाई, सेंट्रल बैंक से, आरबीआई से बोरो करते हैं, नॉट फ्रॉम सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक से बोरो नहीं करते हैं भाई, सेंट्रल बैंक से बोरो करते हैं, आरबीआई से। आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 ऑथराइज द सेंट्रल बैंक टू लैंड टू द सेंट्रल एंड द स्टेट्स गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू बीइंग रीपेबल। करेक्ट है भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 94 है, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो कि न्यूज़ में था, वो किसका इनिशिएटिव है भाई? ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इज एन इनिशिएटिव ऑफ G20। ओके, क्वेश्चन नंबर 95 है, नगोर्नो काराबाख रीजन। बच्चे को पता है नगोर्नो काराबाख रीजन कहाँ पे है भाई? अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूट वाला रीजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ लो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो सजेस्ट दैट बैंक इज नॉट यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्स ऑप्टिमली। लो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो मतलब समझना, क्रेडिट मतलब पैसा दे रहा है वो कम है डिपॉजिट के मुकाबले, बिल्कुल सही बात है। मतलब बैंक जो है पैसा जो मिल रहा है उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो रिफ्लेक्ट द प्रपोर्शन ऑफ अ बैंक डिपॉजिट दैट हैव बीन लोन्ड आउट। बिल्कुल सही बात है, जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है ये रिफ्लेक्ट करता है वो प्रोपोर्शन बैंक का जो पैसा है उसको कितना परसेंट को लोन देने में इस्तेमाल कर रहा है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, दोनों करेक्ट है भाई, और दोनों दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या भाई? दोनों दूसरे रिलेटेड है नहीं ना, दोनों दूसरे को पूछते हैं ना बिकॉज लगा के, है ना। Because the credit deposit ratio reflects the proportion of the bank deposit that has been loaned out। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बट यहाँ पे बी ज़्यादा सही है बिकॉज दोनों इंडिपेंडेंटली सही है यार। 96 है, जब तक एकदम पक्का ना लगे ना एक वाला आंसर तब तक ये मत लगाना यार, बिकॉज यूपीएससी इज वेरी कंसर्न अबाउट ऑप्शन नंबर बी में लगाने वाले को ये समझते क्या है, सोच समझ के लगाया है, ठीक है। तो जब तक एकदम दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन ना करे तब तक ये मत लगाना। जितना अभी तक मैं क्वेश्चन से सिखाऊं वो ये है भाई। क्वेश्चन नंबर 97 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है किसके बारे में? पर्वतमाला। जैसे सागरमाला की हमने बात की, समुद्र के डेवलपमेंट की बात की, समुद्र से रिलेटेड चीज़ें की, अब पर्वतमाला की बात करते हैं, रोड्स की बात करेंगे हम कहाँ पे? माउंटेन रीजन में। द इनिशिएटिव इनकरेक्ट पूछा गया है, द इनिशिएटिव एम टू डेवलप नेटवर्क ऑफ हिल एंड कोस्टल रोड टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन माउंटेनियस एंड कोस्टल रीजन। बिल्कुल सही बात है। द इनिशिएटिव फोकस ऑन इम्प्रूविंग रोड कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाईवेज, टनल्स एंड रोपवेज। बिल्कुल सही बात है। द प्रोजेक्ट प्रायोरिटाइज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी
एंड एम टू मिनिमाइज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फ्रेजाइल इकोसिस्टम, ये भी सही बात है। एंड द प्रोजेक्ट इज होली, एक्सट्रीम वर्ड, होली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ फोकस नॉट ऑन कंस्ट्रक्टिंग न्यू रोड्स बट ऑल्सो इंक्लूडिंग अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग रोड, बिल्कुल सही बात है। बट इसको सेंटर भी फंड करेगा, स्टेट भी फंड करेगा, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी फंड करेंगे, नॉट ओनली सेंटर। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट हो जाएगा डी। सबसे ज़्यादा सेंटर, फिर स्टेट तो बहुत कम है, प्राइवेट है शायद 30%, इसको 20% है, स्टेट सेंटर 50% के अराउंड। 98 है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन, हाउ मेनी ऑफ द एक्शन गिवन अबव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड लीड टू रिडक्शन इन द इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन में कमी कब लाएगा, तो समझना भाई इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, मनी सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से, तो हमको क्या करना है, मनी सप्लाई कम करना है, ठीक है। मनी सप्लाई कम कैसे होगा, ये हमसे पूछा गया है। दिस सेल, मतलब एम है मनी सप्लाई कम करना। द सेल ऑफ ट्रेजरी बॉन्ड टू द रिजर्व बैंक, ओके, द सेल ऑफ ट्रेजरी बॉन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द ओपन मार्केट। सपोज करो ट्रेजरी बॉन्ड को इसने बेच दिया, तो पैसा जो है लोगों से क्या करेगा, आरबीआई ले लेगा। जब लोगों से पैसा ले लेगा तो पैसा क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हमारा एम है भाई यहाँ पे। प्रमोशन ऑफ शुगर एंड व्हीट एक्सपोर्ट, भाई हमारे पास क्यों हो रहा है इन्फ्लेशन, मैं 2-3 बार समझा दूंगा, फिर समझाता हूँ भाई। जो डिमांड है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सप्लाई, इसीलिए हमारे पास क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, सप्लाई कम था उसको भी हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट के फॉर्म में दे दिया, तो और ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा क्या, हाँ होगा, रिडक्शन होगा, नहीं होगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, अगर फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो लोग कहाँ पे जमा करेंगे, बैंकों के अंदर, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, हाँ कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, हाँ। सो ये करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर बोला है 98 में, आंसर हो जाएगा बी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में ये हेल्प होंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स, हाउ मेनी ऑफ द आइटम्स मेंशन्ड अबव आर द पार्ट ऑफ द डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ऑफ अ बैंक, ठीक है। जो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है किसी बैंक का, उसमें से कौन कौन से इसमें से पार्ट हैं। तो ड्राफ्ट जो है, डिमांड ड्राफ्ट, वो टाइम, डिमांड नाम से समझ आ रहा है, डिमांड ड्राफ्ट, यस इट इज अ टाइम, इट इज अ डिमांड लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट बाय द बैंक्स, नो दिस आर एसेट्स नॉट अ लायबिलिटी यार। इंटरेस्ट अक्यूर्ड ऑन डिपॉजिट, बिल्कुल सही बात है, एक लायबिलिटी है ये। कैश सर्टिफिकेट, बिकॉज आपने कैश जमा किया किसी ने, तो कैश सर्टिफिकेट ऐसे जो डीडी होता है उसी प्रकार का है ये, है ना। अनक्लेम डिपॉजिट, यस इट इज ऑल्सो अ डिमांड एट टाइम लायबिलिटी। तो यहाँ पे 4 ही है यार, आंसर हो जाएगा सी, विच आर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। इस प्रकार के अजीबो को क्वेश्चन आएंगे, बट आपको समझना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, कोई टफ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, कंसिडर द फॉलोइंग एप्लीकेशंस, इन हाउ मेनी ऑफ द एप्लीकेशन गिवन अबव कैन क्वांटम डॉट्स बी यूज। तो इनमें से ऊपर में से कौन कौन से में क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, किए जाते हैं। फोटोवोल्टिक सेल्स में क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल हो रहा है, बायोलॉजिकल इमेजिंग में क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल हो रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी जो AR होते हैं उसमें हमारे पास, ये तो VR वाले हैं, AR मतलब समझना आप घुस जा रहे हो वहाँ पे, लाइक दी पोकेमॉन गो। डाटा स्टोरेज में हमारे पास क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल हो रहा है, ब्राइटर डिस्प्ले में इस्तेमाल हो रहा है। सो इसमें से सारे के सारे हैं, उसमें हमारे पास क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमारे पास सेक्शनल टेस्ट हो गया इकोनॉमी का 2 नंबर का। हम जो पहले के हुए उनको भी कवर करूँगा, बट उससे पहले मैंने जो MCQs वाले जो सेक्शन है उसमें कवर करूँगा भाई, बिकॉज क्वेश्चन हम बनाएंगे कैसे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे फिर क्वेश्चन बनाएंगे। कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे, इकोनॉमी थ्रू MCQs, पॉलिटी थ्रू MCQs, ज्योग्राफी थ्रू MCQs, हिस्ट्री थ्रू MCQs। तो उससे हमारे पास टॉपिक वाइज कवर कर लेंगे चीज़ों को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैंने अपने साथ पहले से डाल दिया, तो उसको देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्सेप्ट डील करेंगे, क्वेश्चन सही करेंगे, सिंपल।